हेलो एवरीवन, मैं सत्यम आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आज फिर से अपने एनसीसी की पेपर के आधार पर एक नया चैप्टर लेके, जो कि है फील्ड क्राफ्ट। अगर मैं मानता हूँ एनसीसी के पेपर के हिसाब से कोई चैप्टर इम्पोर्टेंट है तो उसमें से एक चैप्टर ये भी है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नंबरों के साथ एनसीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए सवालों में आता है। तो इस चैप्टर को मैं शुरू करता हूँ इसकी परिभाषा के साथ कि फील्ड क्राफ्ट किस लिए उपयोग किया जाता है। तो बात करें फील्ड क्राफ्ट की, तो फील्ड क्राफ्ट जो है एक ऐसी कला है, क्षेत्र कला, जिसके माध्यम से हम उपलब्ध ज़मीन का सही प्रकार से प्रयोग करते हैं और शत्रु को, जो हम अपने आप को शत्रु से छिपा कर उस पर आक्रमण करने में समर्थ होते हैं। तो फील्ड क्राफ्ट का जो सही मतलब यही है कि मैदान के क्षेत्र में शत्रु से छुपकर उस पर आक्रमण करना या उस पर नज़र रखना, यही फील्ड क्राफ्ट का सही काम है। इसके अंतर्गत, फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत ही जो चालें होती हैं, दूरी का अंदाज़ा लगाना, टारगेट को चिन्हित करना, कंसीलमेंट, कैमोफ्लेज, फायर मूवमेंट, ये सब इसी के अंदर आने वाली सभी चीज़ें हैं, जिनको मैं आपको पर्टिकुलर समझाऊंगा। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखते रहिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों का एनसीसी का एग्ज़ाम है उनके हिसाब से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं अपने पहली बात के साथ, जो कि है आड़। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एनसीसी के एग्ज़ाम में। बात करें आड़ की, तो युद्ध या अन्य अवसरों पर शत्रु से छिपकर उस पर आक्रमण करने के लिए, शत्रु पर आक्रमण करने के लिए या उस पर नज़र रखने के लिए आड़ लेकर शत्रु पर आक्रमण करने की दृष्टि से आड़ का विशेष महत्व है। तो इसकी जो सही जो डेफिनेशन है वो यही है कि युद्ध या अन्य अवसरों पर शत्रु से छुपकर उस पर आक्रमण करने के लिए, शत्रु पर नज़र रखने के लिए, अथवा आड़ लेकर शत्रु पर आक्रमण करने की दृष्टि से हम आड़ का उपयोग करते हैं। तो आड़ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है फायर से आड़, एक होती है नजरी आड़। तो एक दूसरा भी चीज़ है कि आड़ प्रकृति भी होती है, बनावटी भी। तो उन्हीं को इन दोनों भागों में बांटा गया कि फायर की आड़ और नजरी आड़। तो अगर बात करें फायर की आड़ है, तो फायर की जो आड़ होती है, कवर फ्रॉम फायर, कि किसी दीवार अथवा पेड़ आदि की आड़ लेकर शत्रु पर फायर करना। जैसे कि ये चीज़ है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक आड़ कहते हैं इसी को, दीवार और पेड़। तो फायर की आड़ को ही प्राकृतिक आड़ भी कहते हैं। इसी आड़ का प्रयोग करके हम काफ़ी सावधानी अपेक्षित होती है। बात करें नजरी आड़, जो कि कृत्रिम आड़ कहते हैं, वो किसी टूटी फूटी ज़मीन की आड़, झाड़ियों के आड़ या वनस्पति की आड़ को नजरी आड़ कहते हैं, ताकि दुश्मन की नज़र से बचा जा सके। बात करें जो आड़ की विशेषताएं, तो चार मुख्य विशेषताएं होती हैं आड़ की। इसमें पहली है कि अच्छी प्रकार की आड़ की यह प्रमुख विशेषता है कि वहाँ से छिपकर दुश्मन के ऊपर सरलता से निगरानी रखी जा सके और उस पर फायर गिरा जा सके। तो आड़ ऐसी जगह ली जानी चाहिए जहाँ पर आप दुश्मन पर नज़र रख सकें और साथ में अच्छी तरह से फायर गिर सकें। बात रहे दूसरी, तो आड़ की ये विशेषता है कि वहाँ से वांछित समय तक आराम की स्थिति में, यानी कि अगर आप आड़ ले रहे हैं तो काफ़ी देर तक, अगर आप एक पर्टिकुलर जगह पे हैं तो वहाँ पर आप काफ़ी समय दे सकें, आपकी बॉडी को कोई पेन या आपको डिसबैलेंस फील ना हो। और तीसरी बात है, जो कि अच्छी आड़ ऐसी होनी चाहिए जहाँ से शत्रु की निगरानी की जा सके, साथ ही उस पर फायर से बचा जा सके। यानी कि दो बातें हो जाती हैं कि दुश्मन की नज़र से छुपकर उस पर फायर गिरना, और दूसरा कि दुश्मन पर नज़र रखी जा सके और उसे फायर से बचा जा सके। चौथी बात करें कि आवश्यकता पड़ने पर इसी प्रकार की आड़ से सुगमता से आगे की दिशा में बढ़ा जा सके। यानी कि ऐसी आड़ जहाँ से आप एक जगह से दूसरी जगह छिपके, दूसरी जगह से, यानी पेड़ से पेड़ या दीवार से पेड़ छुप के आराम से आगे बढ़ सकें, तो आड़ ऐसी होनी चाहिए। ये आड़ की प्रमुख विशेषता है। अब बात करें आगे, जो कि चालों की है, तो चाल जो होती हैं वो सेना के अंदर दो तरह की होती हैं, एक होती है हथियार के साथ, एक होती है बिना हथियार की। तो जो चालें हथियार की होती हैं या बिना हथियार के, उनके बारे में बता दूं। जो बिना हथियार की चालें होती हैं उनमें से एक होती है लुढ़कना चाल, एक होती है पेट के बल चाल, एक चीता चाल जो कि घुटनों और कोहनी के बल चलते हैं, चौथी होती है बंदर चाल जो कि घुटनों और हाथ के बल चलते हैं, पाँचवीं होती है बिल्ली की चाल, और एक होती है बिल्ली के बच्चे की चाल। ये होती है बिना हथियार की चाल। और जो हथियार के साथ चाल होती है वो होती है टहलकर चलना, प्रेत चाल, लुढ़कना, बंदर चाल और चीता चाल। तो इन चालों को याद रखिएगा। तो बात करें अब, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर मैं पूरा ही बता दूं कि ये पूरा चैप्टर पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर नंबरों को पूछा जाता है तो एक ये चैप्टर और एक आपका लीडरशिप से और अवेयरनेस से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं इस बार के बारे में कि जो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं किस प्रकार दिखाई देती हैं।
तो इसका दिखाई देने के कारण एक तरीका है याद करने का 6S1M, यानी कि 6S1M इसे याद करने का तरीका है। तो वो कैसे याद करते हैं? 6S का मतलब है शेप, शैडो, सरफेस, स्पेसिंग, मूव और सलहट, और M का मतलब है मूवमेंट। 6S1 का मतलब ये है। जैसे कि तो इसमें पहली चीज़ है वस्तु के आकार से, यानी हम किसी वस्तु को शेप देख के उसकी अलग अलग आकृति, गोल है, आयताकार है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, जो कि किसी अन्य वस्तु से अलग दिखाती है, उससे पहचान लेते हैं। दूसरा, छाया से, यदि आपकी जो आँख हैं वो छाया को अलग से ही देख लेती है। अगर धूप में या पानी में आपकी छाया पड़ देता हूँ, हमारी निगाहें अचानक से उस पर जाती हैं, तो हम उससे भी किसी चीज़ को अलग से पहचान लेते हैं। तीसरी, सरफेस, यानी कि किसी वस्तु की और बगल में दो वस्तु रखें तो उनकी सतह जो सरफेस है वो हमेशा एक दूसरे से अलग होंगी, तो इसकी द्वारा भी हम वस्तु को आराम से पहचान लेते हैं। तीसरी, मूवमेंट। तो मूवमेंट से ये बात को याद रखिए कि कोई ना कोई वस्तु अपने एक मूवमेंट में होती है, क्रियाकलाप में होती है, जिसके कारण हम उसे सरलता से पहचान लेते हैं। और पांचवी है फासला, स्पेसिंग। हर वस्तु के बीच में कुछ ना कुछ फासला होता है, अगर वो जुड़ी हुई है तो वो एक ही वस्तु है, सीधी सी बात। अगर वो जैसे कि सेना के अंदर क्या होता है कि जो गाड़ियाँ होती हैं उनके बीच में 100 मीटर का गैप होता है चलते समय भी, तंबुओं के बीच में एक निश्चित गैप होता है। तो सेना के अंदर आराम से पहचानने के लिए तो यही होता है कि हर चीज़ के बीच में एक निश्चित गैप रखा जाता है। बात करें छठी चीज़ की, चमक। तो किसी वस्तु की जो चमक होती है हमारे को तुरंत अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसकी वजह से हम देख लेते हैं। और बात करें तिमिर चित्र, तो ये जो सलाट होता है, तिमिर चित्र वो क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक सफ़ेद पन्ना है और उस पर एक ब्लैक डॉट कर दें, तो वो जो डॉट है वो अलग से चमकेगा। यही तिमिर चित्र होता है, जिसे सिलट कहते हैं। यानी कि श्वेत रंग की भूपृष्ठ पर कोई काले रंग की वस्तु रख दी जाए तो हमारा ध्यान अचानक से उस पर ही जाता है। जैसे मान लो कि कोई सफ़ेद चादर पे काला कोई कलर पड़ जाए तो अचानक से हमारी निगाह उस पर जाती है और हम उस चीज़ को अलग से ही देख पाते हैं। तो ये एक तिमिर चित्र है। तो ये सातों को याद रखिएगा, इनके नाम, उनकी थोड़ी डेफिनेशन आ जाती है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगली बात है छिपाव, या फिर जिसे हम कंसीलमेंट कहते हैं। ये दो चीज़ होती है, कंसीलमेंट एंड कैमोफ्लेज। क्या होता है इन दोनों में? थोड़ा सा अंतर होता है। तो शुरू करते हैं कंसीलमेंट के। तो कंसीलमेंट क्या होता है? युद्ध के समय जो कंसीलमेंट है उसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब हम प्राकृतिक दृश्यों या आकृतियों के पीछे छुपकर अपना आप को छिपाते हैं या दुश्मन की नज़र उसके फायर से बचा जा सके और साथ ही उस पर छिपकर फायर करा जा सके, यही कंसीलमेंट का सबसे अच्छा उपयोग है। तो सीधी सीधी डेफिनेशन ये है कि युद्ध के समय छिपाव और कंसीलमेंट का उद्देश्य उन प्राकृतिक दृश्यों और आकृतियों के पीछे अपना आपको इस प्रकार छुपाना है कि दुश्मन की नज़र और फायर से आराम से बचा जा सके, साथ ही आवश्यक पड़ने पर दुश्मन पर हमला करना कंसीलमेंट का एक मुख्य उद्देश्य है। बात करें कैमोफ्लेज की, तो कैमोफ्लेज में क्या होता है कि ये एक ऐसा तरीका होता है जिसके आधार पर कृत्रिम वस्तुएं, आर्टिफिशियल वस्तुएं जो होती हैं, चाहे कुछ भी हो सकती है, प्लास्टिक, लोहा, कपड़ा की कोई भी आर्टिफिशियल वस्तु हो, उसका प्रयोग करके दुश्मन की नज़र से बचा जा सके। तो देखो जैसे कंसीलमेंट में क्या क्या, कैमोफ्लेज में क्या क्या होता है, हम दुश्मन के जो आसपास निकट, हमारे आसपास जो निकट मट्टी होती है या भूमि होती है उसमें जैसा रंग अपना आपको रंग लेते हैं, और अपने शरीर पे जो या राइफल होती है सेना में जो भी सैनिक पर, उस पर चमक पर हम कपड़ा बांध लेते हैं जो राइफल होती है। तो उस तरह से हम कैमोफ्लेज लेते हैं। और कोई भी हरकत ना करें, अपनी छाया को पानी या धूप में ना आने दें, और अपने मुंह पर आपने देखो स्याही लगा लेते हैं, सर पर आर्मी का कपड़ा लगा लेते हैं, बांध के रखते हैं ताकि अनावश्यक हरकत ना हो और अलग से दिखाई ना दे, ये कैमोफ्लेज होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अब अगली बात है जजिंग डिस्टेंस। आपका ओरल होगा, उसके अंदर ये सभी बातें पूछी जाएंगी, और साथ में फायर जो जजिंग डिस्टेंस है इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप देखिएगा क्वेश्चन आना ही आना है। बात है कि फायर की दूरी का सही अंदाज़ा लगाना। आर्मी के अंदर फायर जो हमारी जजिंग डिस्टेंस है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेना के अंदर, कि आपको पता होना चाहिए किसी भी वस्तु के बीच की कितनी दूरी है। उसका निकालने के जो तरीके होते हैं वो 6 जो उपयोग हैं उनको मैं बताऊँगा। तो पहले आखिर हम दूरी का अंदाज़ा क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे सेना के अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग हथियार हैं। पर्टिकुलर हथियार को, कौन सा हथियार कितनी दूरी के लिए इस्तेमाल करना है, तो उसे हमें
चलाने के लिए दूरी का अंदाज़ा होना ज़रूरी है। आप ये थोड़ी है कि आप हाथ में पिस्टल ले रहे हैं और 1 किलोमीटर की दूरी पे फायरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको उसी मारक क्षमता वाली हथियार का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर दूरी 1 किलोमीटर की तो 1 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाला ही हथियार उपयोग करना है, तो उन्हीं के आधार पर ये दूरी का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो पहली जो चीज़ है वो है ब्रैकेटिंग विधि। ब्रैकेटिंग से मतलब समझिए कि एक ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिमिटेड है उनको ही एक दूरी का अनुमान कैसे लगाते हैं। इस विधि के आधार पर एक दूरी होती है, उस अधिकतम और न्यूनतम दूरी लगाकर अंदाज़ा लगाकर उसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने का सीधा तरीका है कि अधिकतम दूरी नोट करके प्लस न्यूनतम दूरी नोट करके अपोन में उसे 2 से डिवाइड कर दो, ये एवरेज निकालने का तरीका है। और बात करें दूसरा इकाई की सहायता से, तो इकाई की सहायता से मतलब होता है यूनिट ऑफ मेजर मेथड। यूनिट किसी भी चीज़ का एक यूनिट होती है, चाहे दूरी हो या आपकी लंबाई हो या वज़न हो, सबकी एक यूनिट होती है। उसी प्रकार से दूरी की जो यूनिट मानी जाती है उसमें हम मीटर में मांगते हैं। तो उस आधार पर इसके अंतर्गत किसी भी सुविधाजनक इकाई को लेकर अपना टारगेट माना जाता है। तो हम सेना के अंदर मीटर से हिसाब लगाते हैं, है ना। तीसरी बात है की रेंज विधि। की रेंज से मतलब याद रखिएगा कि ऐसी वस्तु की सहायता से दूरी का अनुमान लगाया जाता है जिनकी दूरी पहले से ज्ञात होती है। मान लीजिए रोड के आप किनारे खंभे देखते हैं, जो हमारी गलियों में लगे रहते हैं वो 25 मीटर की दूरी पे होते हैं, और जो बड़े खंभे होते हैं वो 50 मीटर की होते हैं, जो 11,000 लाइन पे। और जो बड़ी बड़ी जो पावर प्लांट वाली लाइनें होती हैं वो कम से कम 200 मीटर की दूरी पे लगे होते हैं। तो उसके आधार पे भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। या फिर हम माइलस्टोन होते हैं जो रोड के किनारे लगे होते हैं, जिससे हमारे किसी दूरी का अनुमान लगाते हैं कि कितने किलोमीटर कौन सा शहर है, उससे भी हम दूरी का अनुमान लगाते हैं। तो याद रखिए की रेंज विधि, जिससे किसी और वस्तु की सहायता से हम अनुमान लगाते हैं। चौथी बात करें हाविंग विधि, तो इस विधि की सहायता से सर्वप्रथम किसी वस्तु की आधी की दूरी का अंदाज़ा लगाया जाता है। यानी कि आपको पहले किसी वस्तु को आधा अंदाज़ा लगाना है और फिर उसका डबल कर देना है, ये हाविंग विधि है। मान लीजिए कोई वस्तु 500 मीटर है तो हमें अंदाज़ा लगाना कि पहले 250 मीटर फिर उसको डबल कर देना है। अब आता है दिखाई का तरीका। दिखाई के तरीके के भी अलग अलग भाग हैं, जो कि 6 हैं दिखाई के तरीके। तो इसमें जो पहली बात होती है वो होती है 200 गज की दूरी पे किसी व्यक्ति का जो स्पष्ट शरीर होता है वो पूरा दिखाई देता है। 250 मीटर तो कोई व्यक्ति खड़ा था हमें पूरा दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही हम कोई 250 मीटर दूर चला गया तो अगर हम राइफ़ल की 4 साइड ब्लेड, जो आगे राइफ़ल होती है उसके आगे जो 4 साइड ब्लेड होती है, उससे किसी व्यक्ति को देखें तो वो व्यक्ति घुटने के बल खड़ा हुआ लगेगा, 250 मीटर पर खड़ा हुआ। बात करें 300 गज की, तो 300 गज पे व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो धुंधला होता है, चेहरा जो होता है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता। बात करें चौथी, तो 100 गज की दूरी पे जो शरीर का आकार होता है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन व्यक्ति का चेहरा पहचान में नहीं आता। और साथ में अगर हम 4 साइड ब्लेड से जो हमारी राइफ़ल है उसकी 4 साइड ब्लेड से व्यक्ति को देखें तो वो व्यक्ति खड़ी हुई अवस्था में नहीं दिखाई देता, तो वो ढक जाता है पूरी 4 साइड ब्लेड से, खड़ी हुई अवस्था में पूरी तरह से ढक जाता है। बात करें पाँचवीं, तो पाँचवीं में क्या होता है कि 500 मीटर पे कोई व्यक्ति है वो कंधों से ऊपर तो पतला और साथ ही उसका अंग ऐसा लाइक गाजर मूली की टाइप दिखाई देगा, कंधों से नीचे का शरीर बिल्कुल पतला दिखाई देगा। और छठी बात करें तो 600 गज की जो दूरी होती है वो शरीर हमारा बिल्कुल एक बिंदु समान दिखने लगता है, एक बिंदु जैसा। तो ये दिखाई के तरीके हैं जो 6 तरीके होते हैं। बात करें अब सेक्शन औसत विधि, तो इसमें क्या होता है सेक्शन एवरेज में एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं, उन सभी जवानों से एक दूरी का अनुमान लगाया जाता है, लगभग दूरी का। उन सभी को जोड़कर, जैसे 10 दूरियां हैं, उन सभी को जोड़कर 10 से भाग दिया जाता है। एवरेज जितने लोग हैं उतने से ही भाग दिया जाता है उन सभी की दूरियों को अंदाज़ा लगाकर जोड़कर। पहले यानी कि उन सभी की जिन्होंने 10 जने हैं सब ने अलग अलग दूरी बताई, उनको जोड़ना है और फिर 10 से भाग दे देना है। तो ये हो गया हमारा जो कि हमारा जजिंग डिस्टेंस है। अब बात करें जब किसी कारण क्या होता है कि कभी कभी हमें वस्तु अधिक दूर दिखाई देती है और कभी कभी हमें दूर जो वस्तु पास है वो दूर दिखाई देती है और जो दूर है वो पास दिखाई देती है। तो इसमें कुछ कारण होते हैं जब किसी कारण दूरी अधिक आकी जाती है, यानी कोई वस्तु पास होती है लेकिन फिर भी हमें दूर दिखाई देती है, तो उसमें बता देता हूँ क्या क्या होता है। जिसमें पहला होता है जब देखने वाले लेटी हुई अवस्था में, अगर हम लेट के किसी वस्तु को देखें तो हमें वस्तु दूर दिखाई देगी खड़े होने के मुकाबले। दूसरा, निकट वस्तु की तुलना में वो अपेक्षाकृत छोटा हो। मान लीजिए
दो पेड़ खड़े हैं, एक पेड़ ये है और एक पेड़ इसके बगल में है, लेकिन ये पेड़ काफ़ी बड़ा है। तो जो हमारा छोटा वाला पेड़ है वो हमें काफ़ी दूर दिखाई देगा, लेकिन होता नहीं है, वो हमें ऐसा महसूस होता है। तो बड़े पेड़ के मुकाबले छोटा वाला पेड़ ज़्यादा दूर दिखाई देता है। एक होता है कम प्रकाश का होना, सुबह या शाम के समय जब प्रकाश का थोड़ा कमी होती है उस समय हमें वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो हमें लगता है वो दूर ही है। चौथी कि किसी देखने वाले की आंखें के सामने सूरज हो। अगर आप वस्तु सामने है और हम यहाँ से देख रहे हैं और सूरज ऊपर से दिख रहा है तो हमें वो वस्तु दूर दिखाई देगी। बात करें किसी घाटी से होकर देखना, घाटी से होकर मतलब देखने का मतलब कोई आप बिल्डिंग पे चढ़ जाइए, तो अगर आप नीचे कोई वस्तु रखी है ऊपर से किसी को देखते हैं तो आपको वो दूरी ज़्यादा दिखाई देगी। तो ये 5 बातें हैं, इनका याद रख लीजिएगा। और जब दूरी कम आके जाती है वो क्या क्या होता है कि जब कोई मान लीजिए कोई बिल्डिंग है या घाटी है, इसके नीचे से कोई ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको देखेंगे तो वो हमें छोटा दिखाई देता है, तो वो दूरी हमें कम दिखाई देती है। लेकिन दूरी बदलती नहीं, दूरी उतनी ही होती है, चाहे वो दूरी बिल्डिंग ऊपर से नीचे देखते समय, नीचे से ऊपर देखते समय, तो दूरी हमेशा इसी इक्वल होती है। बात करें प्रकाश अधिक चमकीला और सूरज देखने वाले की पीठ के पीछे हो, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ है, आप यहाँ खड़े हैं और आपके सर के पीछे सूरज है, तो वो आपको व्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, चमकीला, और तो उसकी वजह से आपको वो व्यक्ति बहुत पास दिखाई देगा, जबकि वो नॉर्मल अपनी दूरी पर खड़ा होता है। बात करें जब निकट की वस्तु की तुलना में वस्तु बड़ी हो, तो इसका मतलब ये है कि मैंने जैसा उदाहरण बताया कि पहले कोई पेड़ है, उसके बगल में कोई पेड़ बड़ा खड़ा है, तो हमें छोटे के मुकाबले बड़ा पेड़ खड़ा दिखाई देगा, तो बड़े वाला पेड़ पास दिखाई देगा, लेकिन दोनों ही इस इक्वल स्थिति में है। तो याद रखिए बड़े वाला पेड़ पास दिखाई देगा, जो कि गलत अनुमान लग जाता है हमें। चौथी बात यह है कि देखने वाला और ऑब्जेक्ट के बीच दबी हुई ज़मीन हो। मान लीजिए एक नदी है, नदी के उस पार एक व्यक्ति खड़ा है और आप इस तरफ, जब तक नदी भरी हुई है तो आपको नॉर्मल दिखाई देगा। जैसे ही नदी अगर कभी सूख जाए तो वो व्यक्ति आपको पास लगेगा, ऐसा लगेगा वो पास आ गया है। तो यही कारण है कि जो हमें दूरी कम आके हुई नज़र आती है। बात करें आगे टारगेट की पहचान, बयान और अंकित करने की, तो जिसे रिकॉग्नाइज, डिस्क्रिप्शन एंड इंडिकेशन ऑफ टारगेट होता है। तो टारगेट की जो पहचान होती है वो पता होना है बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की भूमि पे वो खड़ा है। तो युद्ध के समय जो जवान होते हैं वो ज़मीनी निशान और दूसरी चीज़ों के बारे में उन्हें पता होना बहुत ही आवश्यक है। इसी के आधार पर जवान अपनी कंपनी कमांडर के आदेश पर उचित स्थान पर अपना फायर गिराने में सफल हो पाते हैं, चाहे वो आर्टिलरी फायर हो या फिर आपका एयरक्राफ्ट से कोई भी फायर हो। तो बढ़ते हैं आगे। देखो टारगेट का ये खाली इतना ही था कि आपको वो टारगेट की पहचान किस तरह की जाती है। जो भूमि होती है वो 3 हिस्सों में बटी होती है, अगर भूमि, मध्य भूमि और दूरी, जैसे फोरग्राउंड, मिडिल डिस्टेंस और डिस्टेंस कहते हैं। जो अग्र भूमि होती है वो होती है 300 गज तक, और मध्य भूमि होती है 100 मीटर, जो 500 मीटर तक, और जो होती है डिस्टेंस वो 500 मीटर से अधिक कितनी भी हो सकती है। तो इन बातों को याद रखिएगा, अगर भूमि 300 मीटर तक, मध्य भूमि 500 मीटर तक, और उससे आगे जो होती है वो दूरी होती है। अब बात करें ज़मीन की, तो ज़मीन जो होती है वो 6 प्रकार की होती है। एक होती है फ्लैट भूमि, एक होती है ऊंची भूमि, एक होती है नीची भूमि, एक होती है दबी हुई भूमि, एक होती है टूटी फूटी भूमि, और एक होती है ढलाव भूमि, स्लोप जिसे हम कहते हैं। ये 6 प्रकार की भूमि होती हैं जिन्हें आप आराम से समझ सकते हो। अब बात करें टारगेट की इंगित करने की, तो टारगेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल टारगेट और एक होता है कठिन टारगेट। तो जो हमारा सेना का कमांडर होता है, वो चाहे कोई भी रैंक का हो, वो अपने नीचे जो भी सैनिक हैं उनको कोई दुश्मन की जानकारी दे रहा है या किसी वस्तु की जानकारी देता है, इंगित करता है, तो वो टारगेट के द्वारा करता है, एक सरल टारगेट के द्वारा, एक कठिन टारगेट के द्वारा। तो वो सामने खड़ा होकर एक नॉर्मल सी बात करता है कि सेक्शन सामने देख, 30 डिग्री पर एक पेड़, 100 मीटर दूर और चमकती हुई वस्तु, इस तरह से वो सरल टारगेट के द्वारा बताता है। तो सरल टारगेट में क्या होता है कि उसके बयान के द्वारा इंगित करता है, वो सीधा सीधा बोल देता है कि सेक्शन सामने देख 100 मीटर की दूरी पर एक पुल, लाइक। और दूसरी बात वो दिशा और रेंज बता देता है कि 100 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में एक पेड़। इस तरह से वो सरल टारगेट बताता है। लेकिन जब कठिन टारगेट होता है कभी कभी, तो उनको बताने के लिए उसे आम रुख की सहायता, डिग्री की सहायता, घड़ी की सुई की सहायता और
सहायता के निशान लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। मान लीजिए कोई यहाँ पर एक पेड़ है उसको, और सेक्शन यहाँ अपनी खड़ी है, पेड़ के सामने यहाँ सेक्शन खड़ी है, तो उनको अंकित करने के लिए जो कमांडर होता है वो इस प्रकार से कहता है कि सेक्शन सामने देख 100 मीटर, यहाँ कोई कुआं है, वो कहेगा सेक्शन सामने देख कुआं, कुएं के 3 बजे, यानी कि यहाँ पर क्या बता रहे हैं, घड़ी की सुई 3 बजे की दिशा में एक पेड़, और आसपास के उस पर कुछ भी चीज़ जो सहायता के निशान हो सकता है कि यहाँ कोई आसपास झाड़ी हो या कोई पुल जा रहा हो, उसके सहायता के निशान से उस चीज़ को अंकित करता है। ये कठिन टारगेट इंकित करने का तरीका होता है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज के लगभग सभी क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, जो कि पेपर के हिसाब से मेरे हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फील्ड क्राफ्ट चैप्टर जो होता है पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि वो एग्ज़ाम में आराम से इन चीज़ों को क्लियरली समझ पाएँ और पेपर में अच्छा करके आएँ। तो थैंक यू।